हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एटीएस क्लासेज में। आज हम क्लास 10 की मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर एक कवि। चैप्टर एक कवि में क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड का वीडियो अभी हम कल अपलोड किए हैं, जिसमें हम गुणनखंड के बारे में बताए थे। इसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में जैसे यदि हम कहें कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 1 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसको दोबारा तोड़ा ना जाए, यानी कि ये अब इस 3 को हम दोबारा तोड़ नहीं सकते। जो हमारा सवाल है वो है पहला 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो ये तो आ जाएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ 70 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 35, 5 से काटेंगे 7 और ये आ जाएगा 1। तो हमारा अभाज्य गुणनखंड हम कह सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह दूसरा सवाल भी है। दूसरा सवाल है 156। इसको भी हम इसी तरह तोड़ देंगे, 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 का विभाज्यता का नियम हम लोगों को पता होना चाहिए कि जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 आ जाए वह संख्या 2 से कट जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ अंत में 6 आ रहा है, इसलिए 2 से कट जाएगा। तो यहाँ हम 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 3 से काटेंगे 13 आ जाएगा 13। अर्थात हम कह सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें 5005 है, 7439 है और 3825 है। ये आपका होमवर्क है, 3825 का करके आना है और 5005 का करके आना है। 2 सवाल आपको होमवर्क दिए जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हमें करना है। विभाज्यता का नियम हमें सबको पता होना चाहिए, ये विभाज्यता का नियम है। अगला दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर आता है कि नहीं। जैसे कि यदि हम कहें एक सूत्र होता है, दूसरा सवाल लगाने से पहले एक सूत्र होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सूत्र होता है, यानी हमें एचसीएफ निकालना होगा तो 3 चीज पता होनी चाहिए। 3 पद एलसीएम होगा, पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या। तो इसमें ये कहा गया है कि एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम यानी मासा और लासा का गुणा पहली और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर यदि आ रहा है तो हमारा लासा और मासा दोनों सही है। जैसे हम बता रहे हैं, पहला सवाल दिया है 26 और 91। 26 और 91 का हमें पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, फिर ये पहली संख्या हमारी है और ये दूसरी संख्या है। तो इन दोनों का गुणा एचसीएफ और मतलब मासा और लासा के बराबर है कि नहीं, देखते हैं। तो 26 का भाग 91 देंगे, कितने बार जाएगा? 3 बार। 3 × 18, 3 दूना 6, 7। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 और 1।
अब इसका मासा हमें पता हो गया, अर्थात एचसीएफ पता हो गया 13 होगा। अब हम एलसीएम पता करेंगे, एलसीएम कितना होगा। एलसीएम पता करने के लिए हम ये कर सकते हैं 26 और 91, 2 से काटेंगे, यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ 91, फिर इसको काटेंगे 13 से, 7 से काटेंगे 13 और 13 7 91, 13 और ये 13 से कट जाएगा 1 और 1। अब हम इसका गुणा करके लिख सकते हैं 14 गुणे 13 अर्थात 13 चौको 52 और 13 एकदम 13 और 13 में 5 जोड़ेंगे तो 182 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा जो एलसीएम आया है वो 182 आया है। अब हम इसको लिखेंगे, हमारा मासा ये आ गया और लासा ये आ गया, तो मासा गुणे लासा अर्थात एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हमें एचसीएफ पता है, एचसीएफ हमें पता है 13 और एलसीएम पता है 182 बराबर ये पता है 26 गुणे 91। यदि इन दोनों का गुणा हमें बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। अर्थात इन दोनों का गुणा बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम निकला है हो सकता है वो कहीं मिस्टेक। अब एक सवाल हम और देखते हैं, इसी का एक सवाल दूसरा नंबर देख लेते हैं, बस हो गया। दूसरे नंबर में कह रहा है कि 510 और 92 का मासा और लासा और इसका उत्तर की जांच भी करना है। लड़के उत्तर की जांच करने के हम अभी बताए सूत्र बताए, एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल फर्स्ट नंबर एंड सेकंड, अर्थात पहली संख्या एंड दूसरी संख्या। तो इसका पहले हम क्या निकालेंगे, मासा। मासा निकालेंगे तो 92 का भाग 510 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 8 पंच 40, 8 बार जाएगा। 8 गुना 16 नहीं, 8 बार नहीं, 7 बार, 4 बार, 5 बार जाएगा। 5 गुना 10, 5 9 45, 6 नहीं 5 गुना 10, 5 9 45, 45 से 46 ये। अब हम ये कर देंगे 0, ये 5। अब 50 का भाग हम किसमें देंगे, 92। कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर कितना आ जाएगा, 42, 50 1 बार, 8 6 48, 8 पंच 40, 8 में दे देंगे 4 आ जाएगा। मासा हमारा जो आएगा, यानी जो हमारा एचसीएफ आ रहा है ना वो 2 आएगा और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसका निकाल लो। एलसीएम जब भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 510 गुणे 92, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 चरको 8, 2 छंग 12। फिर यहाँ काटेंगे, 2 दूना 4 गलत, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ये 2 से काटेंगे तो ये 255 हो जाएगा और ये 2 दूना 4, 2 3 6। अब किससे काटेंगे हम इसको, 5 5 10 11, 3 से काट देंगे, 3 8 24 और 3 5 15। अब किससे कटेगा ये, 17 से।
देखिए हमारा जो मासा आ गया है वो आया 23,460 और जो लासा आया है सॉरी जो मासा आया वो 2 और जो लासा आया वो 23,460। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 23,460 बराबर पहली संख्या हमारी कितनी है 510 और गुणे 92। यदि हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो बराबर आएगा। यदि हमारा आंसर दोनों का गुणा बराबर आ रहा है तो हमारा आंसर क्या है सही है। यदि बराबर नहीं है तो दोनों का बराबर आएगा। किधर इधर बराबर आएगा इधर भी इधर ये लासा मासा तो कर लोगे ना। अरे नहीं भैया आंसर 10 मध्ये कितना अगला देखो तीसरा नंबर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना। हाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं वह संख्या जिसका एक या मतलब या तो एक या तो वह स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं अभाज्य। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। सवाल में हमारे तीसरे के पहला में कह रहा है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड से क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। बाद में लिखना इधर पहले देखो तो एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड। अभी तक हम भाग विधि से लगा रहे हैं एल्गोरिथम विधि। अब हम लगाएंगे इसको अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम 12 को तोड़ लेंगे 2 से कटेगा 6 2 से कटेगा 3 3 से कटेगा 1 15 को तोड़ेंगे 3 से कटेगा 5 5 से कटेगा 21 को तोड़ेंगे 3 से। अब हम इसको लिख सकते हैं 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। मासा निकालने के लिए रूल ये होता है कि तीनों में होना चाहिए। तो तीनों में क्या है 3 है 3 तो इसका 3 ले लिए। तो ये हमारा हो गया मासा अर्थात एचसीएफ हमारा आ गया 3। अब तो कुछ मिल नहीं रहा है और एचसीएफ जब निकालेंगे एचसीएफ तो जिसका मिलता है 3 उसको एक बार बाकी जो नहीं मिलता उसको उसी तरह उतार। ठीक है भाई ये नहीं मिल रहा है किसी में इसको उतार ले। ये भी नहीं मिल रहा है उतार ले। ये नहीं मिल रहा है उतार ले। ये नहीं मिल रहा उतार ले। सबका गुणा कर दो 2 3 6 5 दूना 7 तो ये हो जाए 6 7 42 420 हमारा आ जाएगा एलसीएम और ये आ गया एचसीएफ। समझ में आया फिर से बताएं। अब हम चौथा सवाल देखते हैं इसी का A के B का चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9 एलसीएम ज्ञात करना। देखिए 306 और 657 का एचसीएफ दिया है आपको यानी इसका एचसीएफ आपको दिया है कितना 9। हमें ज्ञात क्या करना है एलसीएम। सूत्र क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या
एलसीएम, हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, जैसे इधर देखो नहीं मार देंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या आपका दिया 306, दूसरी दिया है 657 बटे 9। 9 से इसको काट दो, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 34 गुणे 657। इसका हम गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AKS क्लासेज में। आज हम चैप्टर जो पीछे पढ़ रहे थे एक कवि, उसी के सवाल 5वां देखते हैं। 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल है 225, 60 बराबर दिया है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो पूछ रहा है 10x का मान। सवाल में हमारे x का मान पूछ रहा है और कह रहा है इधर HCF, यानी सबसे पहले हमें 25 थे, शांत रहो। सबसे पहले 225 और 60 का हमें HCF निकालना है, अर्थात मासा निकालना है। तो मासा निकालना पीछे वीडियो में बताए भी थे और पीछे बताए भी हैं कि मासा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले 60 का भाग किसमें कर देंगे? 225। तो कितनी बार जाएगा? 6 चौको 24, 4 बार जाएगा, 240 आएगा, ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाओ, 6 त्रिक 18। तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 4। फिर 60 का भाग करोगे 1, 45 का भाग तो 1 बार जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा कितना? 5 और 1 15, 45। अर्थात हमारा जो मासा आएगा वो कितना आएगा? HCF जो हमारा आएगा वो 15 आएगा। तो हम इस यहाँ 15 लिख सकते हैं, बराबर 225 में 5 का गुणा कर दें तो 5 पचा 25, 5 गुनाई 10, 10 दो 12, अब 5 गुनाई 10, 10 से 11 माइनस 10 अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1125 बराबर माइनस 10। इससे इसको घटा देंगे तो माइनस 1110 बराबर माइनस 10। माइनस से माइनस तो x बराबर हो जाएगा 1110 बटे 10, ये इससे कट जाएगा, x बराबर 111। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। फिर से देख लो, HCF मतलब मासा निकालना है 225 और 60 का, तो उसका मासा बराबर आ रहा है कितना? 225 गुणे 5 माइनस 10। तो और हमें निकालना किसका मान है? HCF। तो सबसे पहले हम HCF निकाल लिए इन दोनों का। HCF आया 15, तो जहां HCF दिया है वहां क्या लिख दिए? 15। तो 15 बराबर 11 से 25 माइनस 10x। ये अब इसको सॉल्व कर लिए, आंसर हमारा लिख सकते हैं आप। देखिए अगला सवाल, 6वां सवाल देखें। कह रहा है HCF 120 और 225। 6वां सवाल में दिया है HCF 120 225 और दिया है कितना? 15, यानी इन दोनों का HCF कितना आया है? 15। तो हमें निकालना क्या है? कह रहा है LCM ज्ञात करो। तो कल बताए थे या अभी बताए थे LCM का सूत्र कि LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे HCF। तो पहली संख्या दिया 120, दूसरी संख्या दिया 225 बटे 15, 15 हम 225 आ गया 12, 120 गुणे 15 गुणा कर दो, 15 दूना 30, 15 1 15 3 18 हो गया 1800 आपका आंसर आ जाएगा। हो गया, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर्स एंड सेकंड नंबर्स
अपान HCF फिर से बता दे 15 का। भाई पहली संख्या कितनी दिया है 120, दूसरी 225, तो बटे HCF कितना दिया है 15, तो 15 15 हम 225, तो 15 का गुणे 120 में कर दो, 15 गुणे 120 1800 आ गया। चलिए देखिए सातवां सवाल जो है, सातवां सवाल कह रहा है वृक्ष विधि। ये है, ये वृक्ष विधि है। देखिए ये वृक्ष विधि है। सातवां सवाल जो है वृक्ष विधि है। इसमें दिया है 7 यहाँ भरा है, यहाँ 3 भरा है, यहाँ x भरा है, y है, y है, और यहाँ 4 और यहाँ y x y यहाँ x है। अब देखो ये वृक्ष विधि होती है। वृक्ष विधि का मतलब ये कि देखते हैं सबसे लास्ट में कौन कौन सी भुजा जुड़ी है। ऊपर जो है वो है, हमें इससे मतलब नहीं है। लास्ट में क्या है, लास्ट में है 3 और 7, इसके बाद तो कोई शाखा नहीं निकली, इससे ये लास्ट वाली शाखा निकली है। ये हम कह सकते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, अर्थात हम कह सकते हैं इस वाले डिब्बा बराबर ये वाला डिब्बा गुणे ये वाला, मतलब कि ये डिब्बा के बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है x, यहाँ पर क्या लिखा है 3, यहाँ पर 7, तो x बराबर 7 3, तो यहाँ क्या भरा जाएगा 21। समझ में आया? यहाँ 21 भर दिया गया x के स्थान पर। अब देखते हैं जो अगला डिब्बा बने। अब ये डिब्बा हमारा हट गया, मतलब हम इसको साफ कर चुके हैं, ठीक है। तो ये बचा y और ये बचा 4 और इसमें आ गया कितना 21, आ गया ना x के स्थान पर 21। तो फिर यहाँ कह सकते हैं कि ये डिब्बा कब इसके बराबर होगा, जैसे अभी आ गए तो y बराबर 4 गुणे 21, तो 21 84, तो इसमें क्या भरा जाएगा, हो गया नहीं, अलग नहीं बनाना, हम आपको समझाने के लिए अलग बनाए। आप इस तरह डायरेक्ट निकाल सकते हैं 2184, ये तो समझाने के लिए आपको ऐसा किया गया। पहले इन दोनों को हल किए, गुणा किए। देखो अब यहाँ थोड़ा सा और देख लो, यदि सपोर्ट डेट ये लिख लिया गया, लिख लिया आप लोग, लिख लीजिए। देखिए 8वां क्या है, अरे देख लो 8वां कह रहा है 18 और 117 के HCF को इतना लिखा जा सकता है 118m माइनस 117। तो कह रहा है m का मान, m का मान ज्ञात कीजिए तथा ये LCM ज्ञात। तो सबसे पहले क्या कह रहा है 18 और 117 बराबर, मतलब HCF इसका दिया है, ठीक है, HCF बराबर दिया है 18m माइनस 117। तो ये बताओ इसका HCF कितना होगा। तो HCF हम निकाल सकते हैं, 18 का भाग किसमें देंगे 117 में, कितनी बार जाएगा 18 चौक 18 पंचे 18 छंगा 108। तो ये हो जाएगा कितना, 17 में से 8 गए 9, और ये हो जाएगा 0, ये 0, तो ये कितनी बार जाएगा 9 दूं, मासा कितना हो जाएगा 9 होगा। जब मासा 9 होगा
तो यहाँ हम मासा 9 लिख सकते हैं। अभी बताए थे इसके पहले सवाल 9 बराबर 18 m माइनस 117, ये इधर चला आएगा ना, इधर पक्षांतर ये सॉरी ये 117 इधर आ जाएगा, तो 9 प्लस 117 बराबर 18 117 में 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? हाँ 127 अरे यार 26 126 बराबर 18 m, तो m बराबर हो जाएगा 126 बटे 18 18 तो 126 18 इधर आ गया, 18 सत्ते 126, यम आ गया आपका 7। अब सवाल में कह रहा है कि एलसीएम निकालना है। एलसीएम अभी हम बार बार पीछे सवाल में बताए हैं, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। पहली संख्या क्या दिया है 18, दूसरी 117, एलसीएम वो एलसीएम कितना है ये कितना लिखे हैं 9, तो 9 दूना 18, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 117, तो गुणा कर दो 7 गुना 14, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, ये आ गया 334 सॉरी 234 हमारा मासा हो गया। अब इसमें से बार बार एलसीएम वाले सूत्र आ रहा है, इसको आप लोग याद करके जाना। इसके साथ ले सकते हैं हम, समझ में आ गया है ना? देखिए 9वां सवाल जो कह रहा है, 9वां सवाल कह रहा है जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर कभी समाप्त होगा। देखो 6 की पावर n कह रहा है कि कहीं इसके बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, और n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5 ऐसे डेट 10 तक नहीं, अनंत। हाँ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब होता है 1 से स्टार्ट हो, आगे कितनी भी लिखते जाओ, कितनी भी लिखो, ठीक है। अब जो n है ना वहां हमें सबसे पहले 1 रखना है, तो जब n बराबर 1 रखे तो 6 आया भाई, 6 की पावर 1 अर्थात 6। फिर n बराबर हम 2 रखे तो 6 फिर 6 की पावर 3 रखे n बराबर यानी 3, तो ये हो गया 216, 36 36 छंगा 216। कहीं 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए 6 से नीचे तो जा नहीं रहा कि 0 पर जाएगा, 6 से प्लस होता जा रहा है, बार बार बढ़ता जा रहा है, कम होता नहीं है। यदि कम होगा तो 0 पर समाप्त होता, जब कम हो नहीं रहा है तो 0 पर कहाँ समाप्त होगा, तो 0 पर नहीं समाप्त होगा। लिख रहा है सवाल में कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक कभी 0 पर समाप्त होगा, तो आप लिख देंगे नहीं, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 से ज्यादा आएगा, 0 से कम नहीं। हाँ आगे 4 रखोगे तो ज्यादा आएगा, 5 रखोगे और ज्यादा आएगा, बढ़ता चला जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कह रहा सवाल हमारा कि 6 की पावर n बराबर कभी 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। हो गया। अगला जो सवाल हमारा कह रहा है 10वां सवाल कह रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक अभाज्य संख्या है, सिद्ध भाज्य संख्या है ना। कह रहा है भाज्य संख्या है तो क्यों है, भाज्य संख्या है तो क्यों है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या
भाज्य और अभाज्य संख्या से आपको पता होना चाहिए। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कई गुणनखंड हो। जैसे 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 5, ये भाज्य हो जाएगा। या सीधे कहो जो विभाजित हो जाए किसी से, इसका गुणनखंड 4 विभाजित हो जा रहा है ना, अभी किससे कट जाएगा? 2 से। लेकिन यदि कह दिया जाए 15, कह दिया जाए 15 तो 3 गुणे 5, अब बताओ 3 किसी से कटेगा? 5 किसी से कटेगा? तो ये तो अभाज्य हो जाएंगे ना, अभाज्य गुणनखंड। और ये भाज्य जैसे हम कहें कि 30 बराबर 10 गुणे 3 है, तो चलो 3 तो अभाज्य हो गया, लेकिन 10 तो भाज्य है अभी ना, 10 अभी कट जाएगा ना 2 से। अगर हम कहते 2 गुणे 5 गुणे 3, अब ये सब अभाज्य हो गए ना, तो 2 किसी से अब कटेगा ना, तो 5 किसी से कटेगा ना, तो अभाज्य। भाज्य का मतलब ये होता है वो किसी भी संख्या से कट जाए। अभाज्य का मतलब या तो 1 से कटे, या तो 1 से कटे, या तो वो संख्या स्वयं से कटे। या तो 1 से कटेगा, या तो 2 स्वयं से कटेगा, और कोई संख्या जो काट दे ना, ये अभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये भाज्य गुणनखंड हो जाएगा, क्योंकि 10 है तो कह रहा है सिद्ध करना है कि यह एक भाज्य है और क्यों है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 13 यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1। भाई 13 यहाँ है, ये पूरे में 13 है, 13 को हम क्या कर लिए, बाहर ले लिए, तो यहाँ बचा 7 गुणे 11 और यहाँ पूरा बाहर चला गया 1, तो 11 77 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 13, और इसको लिख सकते हैं 78। 77 एक जोड़ देंगे ना, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 78। ये बताओ 13 तो चलो ठीक है भाज्य है, सॉरी अभाज्य है, लेकिन 78 भाज्य है ना, 78 तो अभी किसी से कट जाएगा ना, तो ये कह सकते हैं कि ये भाज्य है, क्योंकि 78 भी किसी संख्या से कट जाएगा, लेकिन भाज्य है, अभाज्य नहीं। कह रहा है सवाल कह रहा है कि भाज्य है तो क्यों है, यदि ये संख्या भाज्य है तो क्यों है? तो भैया इसलिए भाज्य है क्योंकि 78 किसी संख्या से कट सकता है, अभी लास्ट स्टेज में नहीं है कि 78 अब किसी से नहीं कटेगा। 13 तो ठीक है किसी से कट जाएगा, सॉरी किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 78 किसी से कट जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं यह भाज्य संख्या है। और सर 13 कॉमन लेने में एक उधर बचता है। हाँ, जब से पूरा चला आएगा ना बाहर, एक बचेगा। यार सीधे करो भैया, सबका गुणा करो, 13 लास्ट में जोड़ दो, देखो भाज्य है कि अभाज्य है, वो भी सरल है। इस तरह में गुणा करोगे तो भी उत्तर आएगा, उस तरह में गुणा करोगे। इसके अगले वाले में मतलब तथा करके एक और दिया है ना, तो उसको भी इसी तरह लगाना है आपको।